इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको इस लेक्चर में पता चलेगा कि रजिस्टर कैसे की जाती हैं, बनाते कैसे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और रिकॉग्नाइज पार्टीज़ कैसे कौन सी होती हैं, अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ कौन सी होती हैं। तो सारी डिटेल हम इसमें जानेंगे। अभी पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एडीआर क्या है जी? एडीआर है एक एनजीओ जी। ये क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था है ये। इसने रिपोर्ट दी है अपनी, एक क्या रिपोर्ट दी है कि जितनी भी टोटल रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये रजिस्टर्ड पार्टीज़ क्या होती हैं, अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी डिटेल में जानेंगे जी हम। पहले रिपोर्ट क्या है ये देखते हैं। तो इसने कहा है टोटल जितनी भी रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या है 2301 इतनी पार्टीज़ हैं, 2301 पार्टीज़ हैं। उनमें से केवल 78 ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब कि साइट पे उनका डेटा मिल जाएगा कि ये पार्टी है क्या, क्या काम करती है, कहाँ से हैं, सब डेटा इनका केवल और केवल 78 पार्टीज़ का डेटा है। तो ये 78 कितना होगा? 3.39% पार्टीज़ का डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। रिपोर्ट में और क्या क्या है? रिपोर्ट में आया जी केवल 82 सच पार्टीज़ हैं कि जो 2017 से 18 में जिन्होंने क्या है वेबसाइट पे स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेबसाइट, ये ऑफिसर की वेबसाइट है जी, मान लो इलेक्शन कमीशन की, उस पर क्या है 82 पार्टियाँ जी ऐसी हैं जिनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन और बाकी जो पार्टियाँ उनके बारे में डिटेल है ही नहीं। तो ये रिपोर्ट में कहा है। अब ऐसी पार्टी कितनी है? इनकी पार्टी है जी, पिछले 10 सालों में ऐसी पार्टियों की संख्या कम से कम डबल से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 2010 में देखें तो ऐसी पार्टियां थी 1112, मतलब 1112 पार्टियां, और 2019 में इन पार्टियों की संख्या बढ़ के हो गई 2301, 2301 इतनी हो गई। तो अब ये अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं ये देखते हैं हम। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जी, मान लो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हो गई, आपने पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, पूरा डिटेल में जानेंगे जी। पहले स्टेप टू स्टेप जानेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। कि पॉलिटिकल पार्टीज आपने ये 4 आदमी इन्होंने मन बनाया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनानी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी उसके पास रजिस्टर करानी पड़ती है। तो रजिस्टर तो होगी लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है अभी, रिकॉग्नाइज उनकी कि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी। देखो जी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्र की पार्टी है या सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टी है, वो राज्य में पार्टी है, तो ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ रजिस्टर हुई है। रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करना पड़ता है? रिकॉग्नाइज होने के लिए करना पड़ता है जी, वो सारी डेटा में देखेंगे। अभी ये जी उसने क्या है, नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं स्टेट में या पूरे कंट्री में, उसने जो वोट चाहिए, वोट क्राइटेरिया चाहिए, उसने अचीव नहीं किया है। वो उस पार्टी को इतनी वोट नहीं मिली है जितनी उसे मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर देता इलेक्शन कमीशन या पॉलिटिकल पार्टी, तो इसलिए वो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड है। समझ गए? तो इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कितनी थी इंडिया में ऐसी। देखो जी ऐसी पार्टी केवल टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 2360 हैं, 2360 इतनी टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और उनमें से ये रजिस्टर हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर की हुई हैं लोगों ने, 2360 पार्टियां हमारे कंट्री में। और इनमें से जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब ना तो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया है उसने इलेक्शन कमीशन ने, ना ही नेशनल पार्टी रजिस्टर मतलब रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्नाइज का मतलब है जी पहचान देना, कि ना तो उन्हें नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया है ना उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। समझे? वो सिर्फ रजिस्टर हैं। तो ऐसी रजिस्टर पार्टी कितनी है? 2360 हैं। उनमें से टोटल पार्टियों में से अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 2301 है, मतलब 97.5% पार्टियाँ तो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, ना तो नेशनल पार्टी है ना पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो। अब इनका डिफरेंस पूरा जानेंगे जी। पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन होता कैसे पॉलिटिकल पार्टी का। मान लो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे जी, एक एक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसे शॉर्टकट में आरपी एक्ट बोलते हैं। आरपी एक्ट ये 1951 का है। ये 1951 का याद रखना, 1950 का भी एक आरपी एक्ट है और 1951 का भी है। 1951 का जो आरपी एक्ट है उसके थ्रू उसमें प्रोविज़न है सेक्शन 29A, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ना 1, 2, 3, ऐसे इसमें प्रोविज़न है सेक्शन 29A। उसमें पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा सकते हैं इस सेक्शन के थ्रू। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन में। दूसरा जी
जैसे आज आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, विद इन 13 डेज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, जो चुनाव आयोग है उसकी गाइडलाइंस हैं कि विद इन 30 डेज आप इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन सबमिट करोगे। जैसे आज पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अगले 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास जाओगे, आप रजिस्टर करोगे तो इलेक्शन कमीशन आपको परमिशन देगा और वो रजिस्टर कर लेगा इलेक्शन कमीशन को। ये सारी इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलती है, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से पावर आती है, सकती है, कौन कौन से प्रोविजन से मिलती हैं। एक तो जी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल 324 है जी, उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है ये सब करने की, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने की। दूसरा जो सेक्शन है आरपीए 1951 का सेक्शन है 29A, इसके थ्रू मिलती है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 324 और 29A सेक्शन आरपीए एक्ट का 1951 का, समझे। अब इसमें क्या है, नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर करती है इलेक्शन कमीशन, ये देखते हैं आप। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब डिक्लेयर होती है, एलिजिबल कब होता है जी। पहला क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है। अगर कोई पार्टी 6% कम से कम एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स मुझे मिल जाएं, वैलिड वोट्स याद रखना जी, वैलिड वोट्स। अगर स्टेटमेंट में आ गया ना टोटल वोट्स का 6% तो गलत हो जाएगा। वैलिड वोट्स का मतलब है जी जितनी वोट पड़ी, टोटल वोट, इनमें से कुछ वोट ऐसी होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उन वोट को घटा के बाकी की वोट बचते हैं वैलिड वोट्स, समझे, वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का अगर 6% वोट मिल जाए, मान लो 100 लोगों ने वोट की टोटल, और इसमें से 6 मान लो 10 कैंसिल हो गई, 10 रद्द हो गई, वोट खराब हो गई, किसी ने 2 बटन पे दबा दिया, किसी ने मान लो पेपर से वोट हो रही है, किसी ने 2 जगह निशान लगा दिया, 2 पार्टियों पे निशान लगा दिया, 2 पार्टियों पे देना चाहता था वोट, वो खराब हो जाती हैं। तो मान लो 10 वोट खराब हो गई, टोटल 100 लोगों ने वोट डाली, ये टोटल वोट है, 10 खराब हो गई, 90 वोट बची ना वैलिड वोट। इन 90 वोट में से 6% चाहिए जी, 6%, समझ रहे हो, 6% 90 का निकालेंगे, 0 0 कट गई, ये कट जाएगा 0.9 बार, 9 छक्के 54, मतलब लगभग 6 वोट चाहिए जी, 6% 90 का। तो 6% वोट चाहिए जी कम से कम जीतने के लिए, जितनी भी वोट डली हैं उनके वैलिड वोट्स का। किसने स्टेट में, एनी 4 स्टेट और मोर स्टेट, ऐसा नहीं है आप एक स्टेट में से ही आपको 6% वोट मिल गई, टोटल जितनी भी वोट हुई है, मान लो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, एमपी के सांसद के, एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से आपको 4 स्टेट में से 6% वोट होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को टोटल, तो तब डिक्लेयर होगी। चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में आपको 6% से ज़्यादा वोट चाहिए, कम से कम 6% चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, और 4 स्टेट में या उस 4 स्टेट से ज़्यादा में चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और इसके साथ साथ ये तो चाहिए ही आपको 6% वोट, वैलिड वोट, और 4 स्टेट या उससे ज़्यादा में। और इलेक्शन दोनों हो सकता है, कोई सा भी स्टेट में हो रहा हो, एमएलए का इलेक्शन या एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का या एमपी का इलेक्शन हो। उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और चाहिए कि आपको कम से कम 4 सीट जीतनी है, या तो हाउस ऑफ द पीपल फॉर एनी स्टेट और स्टेट्स में। अगर नेशनल पार्टी डिक्लेयर होना है तो लोकसभा की 4 सीट पे आपको लेके आनी है, 4 सीट जीतेगी आपकी पार्टी, तभी नेशनल पार्टी डिक्लेयर होगी इस क्राइटेरिया के साथ, फर्स्ट और सेकंड। या फिर इन क्राइटेरिया, ये तो हो गए जी एक क्राइटेरिया। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है जी कि अगर वो पार्टी एटलीस्ट 2% सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, अगर मान लो मतलब एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, मतलब 3 डिफरेंट स्टेट्स में से, 3 स्टेट्स में से उसने सीट जीती कम से कम 2% या उससे ज़्यादा। 2% कितनी होगी, अभी मान लो 543 मेंबर हैं, तो उनमें से 11 सीट्स कम से कम जीतेगा 3 स्टेट से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो 11 सीट जीत लेता है 3 स्टेट्स में से, यानी कि कम से कम 2% से उससे ज़्यादा, 11 सीट 2% कितना होगी, 543 का 11%, मतलब 11 सीट या 11 सीट से ज़्यादा, 12, 13, 14, 15, 20 सीट वो जीत लेता है। लेकिन 3 स्टेट में से, 3 स्टेट एटलीस्ट डिफरेंट 3 स्टेट्स में से, मतलब 3 स्टेट्स में से जीते, 3 राज्य में से, या 3 से ज़्यादा में जीते, 4 से जीते, 5 से, एक स्टेट से नहीं होना चाहिए। मान लो आपने 11 सीट तो जीती लेकिन एक स्टेट से जीती, तो तब नेशनल पार्टी डिक्लेयर नहीं होगी आपकी, समझ गए। मतलब कम से कम 3 स्टेट में या उससे ज़्यादा स्टेट में आपकी 11 सीट होनी चाहिए। मान लो ये डिफरेंट स्टेट हैं जी, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये एमपी है, ये राजस्थान है, ये तमिलनाडु है, ये वेस्ट बंगाल है, ये कई सारे स्टेट हो गए 5-6। इन चारों स्टेट में से किसी में से एक सीट जीती आपने,
किसी में 2 सीट, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट में से सीट आनी चाहिए आपकी 11 सीट या उससे ज़्यादा सीट, तभी होगी डिक्लेयर। अब स्टेट पार्टी कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखो। इलेक्शन कमीशन किसी को भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कब करता है? देखो जी, रजिस्टर तो है हर पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर है सिर्फ, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है कि नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया फिल करने पड़ते हैं। नेशनल पार्टी के लिए जो हमने ऊपर पढ़े, और स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया ये हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन। देखो जी, वहाँ पे तो नेशनल लेवल पे था कि आप पूरे राष्ट्र में, पूरे कंट्री में 6% सीट लेके आओगे जब लोकसभा का इलेक्शन होगा। और इसमें जिस स्टेट में देखते हैं कि जिस स्टेट में पार्टी है उस स्टेट में कम से कम 6% वोट जीती हूँ। एमएलए का इलेक्शन होता है जब 6% वोट उसने जीती हूँ, विन की हूँ उस इलेक्शन में, जब एमएलए का इलेक्शन होता है उसमें। और वैलिड वोट्स ही होने चाहिए, टोटल वोट्स नहीं है। या फिर मतलब 6% वोट्स उस स्टेट में से लोकसभा का इलेक्शन हो उसमें से भी 6% हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। ये चीज़ समझो आप। देखो जी, ये स्टेट है, मान लो जी आपका राजस्थान है, समझे। राजस्थान में से आपने 6% सीट जीती है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो एमपी का, या फिर हो रहा हो आपका स्टेट का एमएलए का इलेक्शन हो रहा हो। अगर 6% वैलिड वोट्स आपने जीती हैं तो आपको स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक क्राइटेरिया और फिक्स करना पड़ेगा, ये एडिशन, क्या कि कम से कम आपने 2 सीट जीती हों। इट विंस एटलीस्ट 2 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब जो एमएलए के इलेक्शन होते हों, आपके 2 एमएलए हों कम से कम उस स्टेट में। जैसे राजस्थान की पार्टी है, राजस्थान के 2 एमएलए होने चाहिए आपकी पार्टी से, तो ही मिलेगा 6% वैलिड वोट्स प्लस 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब एक क्राइटेरिया होता, और ये तो दोनों मिला के एक हो गए। इन दोनों में आपने कोई क्राइटेरिया फुलफिल किया हो, या फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल किया हो कि एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, और एटलीस्ट 3 सीट्स इन असेंबली विच एवर इज मोर। मतलब कि आपने मान लो जी, या तो 3% सीट जीत ली हो, मान लो आपकी 200 सीट हैं जी स्टेट में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, आपने 3% सीट जीत ली। 3% कितना होता है इसका? 200 का 6 सीट हो गई। आप 6 सीट जीत ली आपने, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, मतलब 6 सीट जीत ली। या फिर 6 से ज़्यादा हो, मान लो 7 सीट जीत ली, तो भी आपको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा स्टेट में, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अगर 6 से कम है, मतलब 3% से कम है, तो नहीं होगा, समझे। मान लो 3% 6 होता है और आपने 7 सीट जीती, तो आप तो डिक्लेयर हो ही जाओगे ना। तो विच एवर मोर इसलिए लिखा है जी, या तो एटलीस्ट 3% सीट जीती हूँ, या 3 सीट्स। अगर 3 सीट भी जीतनी है ना आपने, 3 सीट कब, मान लो जी 100 ही सीट हैं और आपने 3 सीट जीत ली, तो 3% हो गया ये, और 3 सीट भी हो गया। या फिर 50 ही सीट हैं एक स्टेट में, सिर्फ 50 ही एमएलए की सीट हैं, तो आप यहाँ 3% नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 50 का 3% तो 1.5 हो जाएगा ना जी, 1.5। तो तब देखा जाएगा कि आपने 3 सीट्स जीती हैं नहीं है, समझे। इसलिए लिखा है कि 3 सीट्स या 3% सीट, 3% सीट या 3 सीट्स, विच एवर इज मोर। जो भी ज़्यादा है, या तो 3 सीट ज़्यादा हैं तो वो देखी जाएंगी, या 3% सीट ज़्यादा है तो वो देखी जाएंगी, तब आपको पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसके फ़ायदा क्या होते हैं कि मान लो एक तो रजिस्टर हो गई पॉलिटिकल पार्टी, अब एक रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट पार्टी की तरह या नेशनल पार्टी की तरह। तो जो जी रिकॉग्नाइज पार्टी होती है ना, उसके लिए फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? पहला बेनिफिट तो ये जी कि जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी होती है स्टेट में, उन्हें क्या है, स्टेट के लिए एक सिंबल मिल जाता है पार्टी को। वो सिंबल कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मान लो स्टेट की पार्टी होगी, मान लो तेलुगु देशम पार्टी है स्टेट पार्टी, वो तमिल, मतलब तमिल क्या बोलते हैं उसे, आंध्र प्रदेश में है तेलुगु देशम पार्टी। तो ये क्या है, पूरे स्टेट में वो सिंबल जो मिला है, मान लो कोई भी सिंबल मिला है इसको, वो निशान कोई यूज नहीं कर सकता कोई दूसरा, सिर्फ स्टेट की वो पार्टी यूज कर सकती है। अगर नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दी गई है तो नेशनल लेवल पे आपको सिंबल दिया जाता है। जैसे बीजेपी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस, इनको जो सिंबल मिला हुआ है, बीजेपी को कमल का निशान मिला हुआ है जैसे, और कांग्रेस को हाथ का निशान मिला हुआ है, तो इन सिंबल को पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में कोई और यूज़ नहीं कर सकता, समझे। ये फ़ायदा होता है। ये पॉलिटिकल जो रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको नहीं मिलता, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर पार्टी, मतलब उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ना तो स्टेट पार्टी है ना पॉलिटिकल पार्टी। उनके सिंबल को किसी और को भी दिया जा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन देता है जी सिंबल। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, मान लो इनका सिंबल पहले ये था, मान लो आप हैमर, मान लो हैमर था इनका, हथौड़ा था,
ये सिंबल पहले किसी और पार्टी के पास था और ना ही ये स्टेट पार्टी है, ना ही नई नेशनल पार्टी है, तो इनका सिंबल किसी और को दिया जा सकता है अगले इलेक्शन में, और ये नहीं किसी कोई और इलेक्शन। और लेकिन नेशनल और स्टेट पार्टी होती है ना, उनका सिंबल वो यूज करेंगे, किसी और को नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन। और क्या फ़ायदे होते हैं रिकॉग्नाइज स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के? देखो जी, जब भी आप इलेक्शन लड़े हुए, मान लो बीजेपी के कैंडिडेट हो आप या कांग्रेस के कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आप जब नॉमिनेशन फाइल करने जाओगे ना इलेक्शन लड़ने के लिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास नॉमिनेशन दर्ज करना पड़ता है, नाम दर्ज करना पड़ता है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक प्रपोजर ही चाहिए, मतलब एक विटनेस चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए, लड़ने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक ही प्रपोजर चाहिए। मतलब कि जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो ना, विटनेस चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, उनके कैंडिडेट को सिर्फ एक ही आदमी चाहिए कि हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूँ इसे, इसका फार्म भरा जाना चाहिए। वो ऑफिसर को बताएगा जब आप जाके कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट की मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मेरा फार्म भरिए, तो आप फार्म भर के दोगे सिर्फ एक ही। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी होती है ना, अनरिकॉग्नाइज, ना तो नेशनल पार्टी ना स्टेट पार्टी, उनको एक से ज़्यादा प्रपोजल लेके जाने पड़ते हैं जब रजिस्टर करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कि हमें इलेक्शन लड़ना है। और दूसरा क्या जी, इलेक्शन कमीशन ना 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल फ्री में देता है। मतलब जो जितने भी मान लो सिटीजन हैं उस स्टेट में या कंट्री में पूरे, उनकी पूरी लिस्ट देगा कि इतने वोटर हैं जी पूरी कंट्री में और स्टेट में, उनकी 2 लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा स्टेट पार्टी को या नेशनल पार्टी को जो रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, हर कैंडिडेट को एक कॉपी देगा इलेक्टोरल रोल को। मतलब जितने भी मान लो ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस एरिया से इलेक्शन लड़ रहा है एक कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट को कितने वोटर हैं इसमें, इसकी पूरी लिस्ट देगा इलेक्शन कमीशन फ्री में उस कैंडिडेट को, एक लिस्ट, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब कितने वोटर हैं वहाँ पे, कितने वोट करने वाले हैं, सारी लिस्ट देगा फ्री में। लेकिन जो रजिस्टर पार्टी होती है ना, अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर पार्टी, ना तो स्टेट पार्टी ना नेशनल पार्टी, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्या फैसिलिटी मिलती है जी रिकॉग्नाइज पार्टी को? उनको मिलती है जी, उन्हें ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करने की फैसिलिटी मिलती है आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे। आप दूरदर्शन में जाके लोगों को भाषण दे सकते हो, रेडियो पे आप स्पीच दे सकते हो, ये फैसिलिटी मिलती है जी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। आपने देखा होगा जी, बीजेपी, कांग्रेस, ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ये दूरदर्शन पे भी और आपके जो टेलीविज़न है दूरदर्शन और रेडियो पे भी इनके स्पीच आते हैं, तो इन्हें फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जो रिकॉग्नाइज नहीं है ना, सिर्फ रजिस्टर है पॉलिटिकल पार्टी, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। ये सिर्फ वो ही दे सकते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है। और दूसरा क्या है जी, जो स्टार कंपेनर अपने अपॉइंट करते हैं ना कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी, जैसे किसी स्टार को, कोई मान लो सेलिब्रिटी है जी, जैसे मान लो आपके सलमान खान हो गया, अजय देवगन हो गया, या मान लो जी कोई जैसे कंगना रनौत है, तो ये हो गई, इनको ना स्टार कंपेनर की तरह अपॉइंट कर देती है पॉलिटिकल पार्टी। तो इनका जितना भी खर्चा होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे में काउंट नहीं होता है, नॉट टू बी काउंट फॉर इलेक्शन का एक्सपेंसेस अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर पार्टी। मतलब कि हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या है जी, जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है ना किसी भी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, मतलब लोकसभा के में, या एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट के असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, उनमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक खर्चा फिक्स किया हुआ है कि इतना ही एक्सपेंडिचर कर सकता है एक कैंडिडेट। हर कैंडिडेट की लिमिट फिक्स किए हुए हैं कि एक कैंडिडेट सिर्फ मान लो लिमिट फिक्स कर दी कि इतने रुपए ही वो खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा करेगा तो उस पर फाइन लग सकता है, इलेक्शन कमीशन फाइन लगा सकता है। तो क्या है, ये क्या है, जो स्टार कंपेनर अपना अपॉइंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनका खर्चा कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। अगर स्टार कंपेनर मान लो सेलिब्रिटी कोई अपॉइंट कर दिया, मान लो जी कोई आमिर खान कर दिया, कोई कर दिया अमिताभ बच्चन जी कर दिए, तो अमिताभ बच्चन जी जाएंगे उस कैंडिडेट के बिहाफ में, मतलब इस कोई एक कैंडिडेट है उसकी जगह पे अमिताभ बच्चन जी मतलब वो जाएंगे कैंपेन करने, अभियान करने, स्पीच देने कहीं पे भी, तो जो इस कैंपेन में खर्चा आएगा अमिताभ बच्चन जी जो कर रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होगा एक्सपेंस में, खर्चे में। समझ गए, ये सारा है। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, कैसे रजिस्टर होती हैं, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, इस लेक्चर में जाना। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे हम किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।